सीमा लांबा। सीमा जी ऑन करें। ऋषि तो बीच बीच में आ जाते हो, पता है यहाँ बोले जा रहा है। आवाज आ रही है आप? सीमा जी आवाज आ रही है? हेलो जी सीमा जी मुझे सुन पा रही हैं? जी सर, नमस्ते सर। जी नमस्ते सीमा जी। जी सर। सीमा जी क्या कर रही हैं अभी फिलहाल आप? सर इस टाइम पे घर पे हूँ बेटी के साथ। अच्छा, वर्किंग नहीं है आप? नहीं सर। पहले करती थी काम आप? जी सर। कहाँ करती थी? सर मैं सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स में सेल्स एग्जीक्यूटिव थी, उसके बाद सर एबॉट हेल्थ केयर में टेरिटरी बिजनेस मैनेजर। क्यों छोड़ दिया 4 आपने इयर्स। इतनी अच्छी जॉब? सर कॉरपोरेट एक्सपीरियंस अच्छा था सर, जॉब मोनोटोनस लगी। एक ही वर्क प्रोफाइल में काम करते करते ऐसे लगने लगा कि अब कुछ करना चाहिए। जो ड्रीम पहले था तो उसको ही आगे कंटिन्यू करने के लिए सर मैंने वहां से रिजाइन किया। अच्छा अच्छा। आजकल कॉरपोरेट सेक्टर में ये वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये क्या है? सर ये कोविड पीरियड में सर जो जो ऑफिसेज वगैरह क्लोज हो गए लॉकडाउन की वजह से, इसलिए वर्क फ्रॉम होम का कल्चर शुरू हुआ है सर। ये ज्यादातर आईटी और बीपीओ जो है उनमें शुरू हुआ है। क्या फायदे और क्या नुकसान है वर्क फ्रॉम होम के महिलाओं के नजरिए से? सर महिलाओं के नजरिए से बेनिफिट तो ये है सर कि लॉकडाउन जैसे पीरियड में भी उनकी जॉब कंटिन्यू रह सकी, जिससे उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहेगी। सर नुकसान ये है कि विमेन जो है वो जो ऑफिस में जितना कंसंट्रेशन से वर्क कर पाती हैं, घर पे उतने कंसंट्रेशन से नहीं कर पाती हैं। अच्छा। ये उनके लिए। डोमेस्टिक वायलेंस भी बढ़ गई वर्क फ्रॉम होम से? जी सर, डोमेस्टिक वायलेंस लॉकडाउन में बढ़ी है सर। हम्म। डोमेस्टिक वायलेंस किसके प्रति, महिलाओं के प्रति या पुरुषों के प्रति? सर जो ज्यादा केसेस आए हैं वो महिलाओं के प्रति डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आए हैं। हम्म। और देखा जाए ब्रॉडर वे में तो बहुत सारे सुसाइडल टेंडेंसीज वगैरह सब में ही देखने को मिली हैं, लेकिन जो डोमेस्टिक वायलेंस के ज्यादातर केसेस हमें विमेन के अगेंस्ट में आए हैं सर। मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि पुरुषों के खिलाफ भी डोमेस्टिक वायलेंस खूब होती है। सर एक्सेप्शनल केसेस में पुरुषों के साथ भी होती है, लेकिन वो रेशो जो है वो उतना नहीं है जितना विमेन के साथ होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। क्या आपको लगता है कि महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी होती हैं तो ज्यादा अच्छे निर्णय ले पाती हैं? जी सर। विमेन अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं सर, हम्म। तो अपने डिसीजंस ले पाती हैं। उनकी इंडिपेंडेंट होने से उनमें कॉन्फिडेंस आता है और डिसीजन मेकिंग भी आती है, और उनके प्रति सोसाइटी में एक्सेप्टेंस भी क्रिएट होती है सर। हमारे देश में अभी 3 कंपनियां हैं जो वैक्सीन बना रही हैं कोरोना के लिए। जी सर। जरा बताइए तीनों के नाम। सर एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जो कोविशील्ड नाम से जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है उसी की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, और थर्ड ह्यूमन ट्रायल की थर्ड स्टेज में है सर। दूसरी सर जाइडस कैडिला की वैक्सीन है, और तीसरी भारत बायोटेक की वैक्सीन है जिसका कोवैक्सीन नाम है सर। तीनों कंपनियां कहाँ बेस्ड हैं? सर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पूना बेस्ड है, भारत बायोटेक जो है वो हैदराबाद बेस्ड है, और जाइडस कैडिला है वो अहमदाबाद बेस्ड है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे 1-2 दिन पहले तीनों जगह। जी सर। उनके जाने की आलोचना भी हो रही है, तारीफ भी हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं ये ठीक नहीं है जाना, कुछ लोग कह रहे हैं बड़ा अच्छा काम है। आप क्या मानते हैं इस चीज को? सर मैं मानती हूँ कि अपने
जो सुप्रीम लीडर हैं वो वैक्सीन इन कंपनीज में जाके वैक्सीन की विजिट करके सारा देखना, और उनके इस स्टेप को सर वहाँ के जो सीईओज हैं उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया है। और लोगों के अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करना है जिससे पब्लिक में ये लगे कि हाँ वैक्सीन की प्रोसेस जारी है। और उन्होंने ये मैसेज भी दिया है कि लोगों को बहुत ही सरल भाषा में और वैक्सीन के बारे में समझाया जाए, सारी गाइडलाइन दी जाए। तो ये मेरे लिए, मैं जहाँ तक सोचती हूँ सर, ये पॉजिटिव है। लेकिन मैं न्यूज़पेपर में देख रहा था कि अगर मान लीजिए वैक्सीन सफल नहीं हुई या कुछ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट देखे गए बाद में, तो जी सर। सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आ जाएगी। नो सर, आई डोंट थिंक सो कि विजिट करने से वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में और उनके मतलब फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे आ जाए। क्यों, देश के मुखिया वो है, अगर वो उन वैक्सीन कंपनीज में जा रहे हैं और फिर उसके बाद उन वैक्सीन को अनुमति मिल रही है, तो जिम्मेदारी तो फिर उन्हीं की बनती है। सर वैक्सीन फेलियर का कुछ बहुत ही कम परसेंटेज ऐसे केसेस होते हैं जब वैक्सीन फेलियर होगा, लेकिन मैं जहां तक मानती हूँ जितना प्रोग्रेस अब चल रही है और जितनी वाइड लेवल पे जो अभी टेस्टिंग चल रही है सर वैक्सीन की, उस हिसाब से मुझे लगता है कि रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अच्छा, थोड़ा आप हमें समझा सकते हैं कि वैक्सीन कैसे बनती है? अलग अलग कंपनीज की जो वैक्सीन आ रही है उसमें देख रहा था मैं कि अलग अलग उनके तरीके हैं वैक्सीन बनने के। जी सर, मैं कोशिश करती हूँ। जी सर जो वैक्सीन होती है उसमें एक वैक्सीन ऐसी होती है जिसमें वायरस को इनएक्टिव करके जो वायरस है जो इन्फेक्शन फैला रहा है उसी का ही सिमिलर कोई वायरस होता है जिसको इनएक्टिव फॉर्म में डाला जाता है, जिससे बॉडी के अंदर मेमोरी रेस्पॉन्स क्रिएट करने के लिए, जिससे इम्यूनिटी डेवलप होती है, एंटीबॉडीज बनती हैं। दूसरा सर होता है कि कोई एक्सटर्नल प्रोटीन ऐसा होता है कि जिससे बॉडी को ये लगे कि बॉडी की ये है जो वो वायरल ही है, वायरस ही है, जिससे बॉडी के अंदर मेमोरी रिस्पॉन्स क्रिएट हो। ओके ओके, चलिए ठीक है। आप प्रशासन में आना चाहते हैं? जी सर। थोड़ा मुझे बताएं कि रेगुलेटरी स्टेट और वेलफेयर स्टेट में क्या डिफरेंस होता है? सर रेगुलेटरी स्टेट सर लाइक उसमें रेगुलेशन पे ज्यादा फोकस होता है, सोशल वेलफेयर पे, पब्लिक वेलफेयर पे कम फोकस होता है। और वेलफेयर स्टेट के अंदर जो हर एक पॉलिसी होती है, स्ट्रेटेजी होती है गवर्नमेंट की, वह सब सोसाइटी के वेलफेयर के को ध्यान में रख के की जाती है। आज किस तरह का स्टेट है हमारे देश में? सर हमारा जो स्टेट है वो कुछ फील्ड सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें रेगुलेशन भी है और सोशल वेलफेयर भी है। दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं? जी सर। अच्छा, हमने वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को कब अडॉप्ट किया था? सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी। अच्छा, इसकी जानकारी नहीं है आपको। चलिए कोई बात नहीं। थोड़ा मुझे ये बताएं कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सर डिसेंट्रलाइजेशन होता है कि जो अथॉरिटीज होती हैं, पावर्स होती हैं, उनको जो सेंट्रल बॉडी होती है उससे जो लोअर बॉडीज होती हैं उनमें डिवोल्व करना, उसको डिसेंट्रलाइज करना, डिस्ट्रीब्यूट करना पावर। सेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन, इन दोनों में क्या अंतर होता है? सर डेलीगेशन में कोई फंक्शन जब डेलीगेट किया जाता है तो उसको राइट्स नहीं मिलते, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में ड्यूटी के साथ साथ राइट्स भी मिलते हैं। सही बता रहे हैं आप? जी सर, आई थिंक सो। अच्छा, हमारे संविधान में डिसेंट्रलाइजेशन के लिए कहाँ प्रावधान किए गए हैं? सर डिसेंट्रलाइजेशन के लिए आर्टिकल 243 में सर पंचायती राज अच्छा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 73
और 74 के द्वारा। इंस्टीट्यूशंस आप कह रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन का उदाहरण है। जी सर। उन्हें हमने राइट्स भी दिए और उन्हें हमने ड्यूटीज भी दिए हैं अकॉर्डिंग टू यू। जी सर। थोड़ा बताइए क्या राइट्स और क्या ड्यूटीज हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की। सर गिव मी अ मोमेंट। सर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं, जो स्टेट उनको 29 सब्जेक्ट्स दिए हैं शेड्यूल 11 के अंदर, तो वो उसमें से कुछ सब्जेक्ट स्टेट जो होती है, वो स्टेट जो होता है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ट्रांसफर करता है। उन स्टेट्स के ऊपर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो अपनी पॉलिसी बना सकती हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर के लिए भी वो अपनी पॉलिसी बना सकती हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, टैक्स कलेक्शन वगैरह। राजस्थान गवर्नमेंट ने उन 29 सब्जेक्ट में कितने सब्जेक्ट सौंपे हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को अभी तक? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं है सर। नहीं है। नहीं सर। चलिए एक लास्ट प्रश्न का जवाब दीजिए। राजस्थान सरकार वीमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या काम कर रही है? सर विमेन एम्पावरमेंट के लिए जैसे सर राजश्री योजना है, जिसमें बेटी के जन्म होता है तो उसके लिए उनको अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है। आई एम सॉरी सर, मैं उसकी पूरी डिटेल्स याद नहीं कर पा रही। कोई बात नहीं, चलिए एक राजश्री योजना होगी, और बताइए। सॉरी सर, राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में मुझे पढ़ना चाहिए था सर, अभी तक नहीं है, मैं पढ़ लूंगी सर, सॉरी। चलिए ठीक है। राजेश सर। जी सर। जी सीमा जी सुन पा रहे हैं? नमस्ते सर। नमस्ते सीमा जी, ये बताइए अलका लांबा कौन है? सर अलका लांबा कांग्रेस से एमएलए हैं दिल्ली में। अच्छा, और कोई पद है क्या उनके पास? सर और के बारे में जानकारी नहीं। अच्छा, अक्सर चर्चा में क्यों रहती है वो? सर पता नहीं इसके बारे। अच्छा, कोई बात नहीं। ये बताइए स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था उसमें कोई महिला शामिल थी क्या? मंत्रिमंडल में सर? जी सॉरी सर। चलिए, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं। अच्छा, राजकुमारी अमृता कौर का नाम सुना आपने कभी? जी सर। कब सुना? सर बुक्स में पढ़ा है बट याद नहीं कर पा रही। अभी मैंने आपसे पूछा तब आपने कहा पता नहीं, और अब कह रही बुक्स में पढ़ा है। जी सर पढ़ा है बट किस फील्ड से रिलेटेड है? वो पहली एकमात्र जो मंत्री थी वो राजकुमारी जी थी, और स्वास्थ्य मंत्री का पद था उनके पास। थैंक यू सर। ये आप देखिए, थोड़ी जानकारी रखिए। और एक और प्रश्न है, अहिल्याबाई होलकर अभी न्यूज में है। अहिल्याबाई होलकर कौन थी? सर शायद गैस कर सकती हूँ, शायद जी शायद सर 1857 के रिवोल्ट से रिलेटेड। नहीं। नहीं, सॉरी सर। अच्छा, आपने रानी दुर्गावती का नाम सुना है कभी? नो सर। कादम्बिनी गांगुली? नो सर। अच्छा, सरोजनी नायडू जी के बारे में तो जरूर सुना होगा। जी सर सुना है।
पढ़ा है? पढ़ा नहीं है सर। अच्छा, चलिए आपने क्या पढ़ा है वो बता दीजिए। चलिए, जूलॉजी पढ़ा आपने अच्छे से? जी सर। जूलॉजी पढ़ा है? जी सर। चलिए, अभी जो डार्विन थे, चार्ल्स डार्विन, उनकी बुक चर्चा में थी अभी। क्या नाम है उस बुक का? चार्ल्स डार्विन की बुक का? सॉरी सर, नाम पता नहीं है। अच्छा, उन्होंने रिसर्च कहाँ पर की थी ये बता सकते हैं? सॉरी सर, इतना डीपली स्टडी नहीं किया मैंने जूलॉजी को। नहीं, जूलॉजी में तो जरूर थोड़ी बहुत तो जानकारी होगी। आप साइंस रहा है, बायोलॉजी रहा है, जी सर। बायोलॉजी में तो ये पढ़ाते हैं सारी चीज। जी चलिए, सर, सलीम पढ़ी अली थी कौन थे बट ये बता दीजिए। सलीम अली। सर सलीम अली जो हैं वो अपने पक्षी प्रेम के लिए जाने जाते हैं। अच्छा, कहाँ के थे ये? सर शायद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। श्योर नहीं है आप? चलिए, ये बताइए, वर्ल्ड में टाइगर्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में और साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ एशिया में। अफ्रीका में टाइगर्स पाए जाते हैं? सर आई थिंक सो इन सहारन डेजर्ट एरिया। सहारा डेजर्ट में टाइगर्स मिलते हैं? पहली बार सुन रहा हूँ मैं आपसे। चलिए, ये बताइए, जो बॉटनी है उसका प्रशासन में क्या रोल हो सकता है? सर बॉटनी का रोल, सर लाइक बॉटनी के अंदर, साइंस के अंदर हम जो साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलपमेंट होता है, जो चीजें जैसे प्लांट की स्टडी करते हैं, जैसे एक प्लांट जो होता है, प्लांटलेट से कैसे पूरा प्लांट होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है। सर इतना ही पता है और नहीं रिलेट कर पा रही। कोई बात नहीं। झुंझुनू से हैं आप? जी सर। झुंझुनू को दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती इनकी धरती कहा जाता है। क्या कारण है इसके पीछे? सॉरी सर, मैंने पहली बार सुना है। अच्छा, बिट्स पिलानी के बारे में बता दीजिए आप। हाँ सर, बिस्प पिलानी घनश्याम दास बुडला ने एस्टेब्लिश की थी, जो कि एक टेक्नोलॉजी के अंदर प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का। कब हुई थी इसकी स्थापना? सर एस्टेब्लिशमेंट ईयर नहीं याद। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। जी सीमा जी, नमस्ते सर। नमस्कार। ये अभी हाल ही में जो 3 कृषि अधिनियम आए हैं उनके नाम बता सकते हैं आप? जी सर। बताइए। सर एक है द फार्मर प्रोड्यूस प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 और एक है सर द फार्मर प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020 और एक अमेंडमेंट है सर एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। क्या होता है अमेंडमेंट? सर अमेंडमेंट जो मूल एक्ट होता है उसमें कोई भी अमेंडमेंट करना होता है तो उसके लिए अमेंडमेंट होता है सर। कौन से? जैसे 1955 का एक्ट है तो उसमें अभी कुछ चेंजेस करने थे तो उसके लिए अमेंडमेंट लाया गया था, अमेंडमेंट बिल। अमेंडमेंट किस अनुच्छेद के तहत होते हैं? सॉरी सर, अनुच्छेद याद नहीं है। ओके, किस प्रकार किया जाता है अमेंडमेंट?
ठीक है। हम- ये बताएं कि कृषि किस सूची का विषय है? सर स्टेट लिस्ट का विषय है। तो फिर केंद्र इस पे कानून कैसे बना रहे हैं? सर जो ट्रेड एंड कॉमर्स होता है वो कॉन्करेंट लिस्ट का विषय होता है। राइट, गुड, ओके। विरोध का क्या कारण है? इन एक्ट का इतना विरोध हो रहा है? सर जो एक एक्ट है फार्मर जो प्राइस एश्योरेंस और फार्म सर्विसेज एग्रीमेंट वाला, जिसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड बताया जा रहा है, जो का सॉरी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड भी है। इसमें ये है कि जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स होंगे जो वो फार्मर्स के साथ प्री एग्रीमेंट करेंगे प्राइस को लेकर और उनके जो प्रोड्यूस हैं उनकी क्वालिटी को लेकर, इन सब को लेकर प्री एश्योर्ड प्राइसेस पे वो प्रोक्योर करेंगे उनकी फार्म प्रोडक्ट्स को, जिससे फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी। और इसको प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? विरोध क्यों हो रहा है? सर इसका विरोध होने का वजह ये है कि किसानों को ये लग रहा है कि अगर लिटिगेशन उसमें कोई भी अगर विवाद होता है तो विवाद की स्थिति में वो जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं उनके सामने अपने लिए फाइट नहीं कर पाएंगे सर केस को। और विवाद का कारण दूसरा जो एक प्रमुख कारण है वो नहीं बताया आपने। सर वो एमएसपी को लेकर है। ओके, क्या है? सर जो एपीएमसीज जो होती हैं स्टेट एपीएमसीज, उनमें जो किसान जो होते हैं वो एमएसपी पे अपने क्रॉप्स को बेचते हैं। सर अब वो जो नया कानून आया है इसमें ये है कि वो एपीएमसी से बाहर भी अपनी क्रॉप्स को बेच सकती हैं। तो कुछ स्टेट्स जैसे हरियाणा, पंजाब, उनको लग रहा है कि अगर उनको एमएसपी पे बाहर भी बेच पाएंगे तो उनका रेवेन्यू का सोर्स कम हो जाएगा। और किसानों को लग रहा है कि सर अब बाहर भी उनको एमएसपी मिलना चाहिए, गारंटीड एमएसपी के लिए बात कर रहे हैं वो। ओके ओके ओके। अच्छा, ये अभी प्रधानमंत्री मोदी ने एक गेट का इनॉग्रेशन किया है जयपुर में। सर पत्रिका गेट का इनॉग्रेशन किया था। ये इसका निर्माण किसने किया है? सॉरी सर इसकी जानकारी नहीं है। ओके, तब तो एक योजना के तहत निर्माण हुआ है, ये है पता आपको? नहीं सर नहीं पता। ओके। अच्छा, जो निर्वाचन आयोग है, भारतीय निर्वाचन आयोग, वो अपना पहला क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र स्थापित कर रहा है राजस्थान में। पढ़ा है आपने? सर पढ़ा था, शायद जयपुर में स्थापित हो रहा है। राइट। अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सर श्री सुनील अरोड़ा। राइट। अभी राजस्थान के निर्वाचन अधिकारी कौन है? सर सॉरी सर याद नहीं कर पा रही। और निर्वाचन आयुक्त राजस्थान के? सॉरी सर। ओके। अच्छा, ये एक इंदिरा महिला शक्ति केंद्र बन रहा है राजस्थान में। जी सर। बता पाएंगे कहाँ पे बन रहा है? सॉरी सर नहीं पता इसके बारे में। ओके। आप झुंझुनू के हो आप? जी सर। अच्छा, झुंझुनू किस राज्य को स्पर्श करता है? सर हरियाणा। कितने किलोमीटर? किलोमीटर से याद नहीं है सर। अच्छा, और राजस्थान के कितने जिलों को स्पर्श करता है? सर राजस्थान में जयपुर और कंफर्म है? झुंझुनू और सीकर। ना, झुंझुनू किन जिलों को स्पर्श करता है? झुंझुनू 2 जिलों को, हिसार और महेंद्रगढ़ को स्पर्श करता है। ना, राजस्थान के। राजस्थान के सर 2 जिलों को, सीकर और चूरू। और जयपुर को? सर जयपुर को स्पर्श नहीं करता झुंझुनू। कंफर्म हो? जी सर। गुड। अच्छा, ये एक आपके महनसर स्थान है, महनसर। सर हाँ, ये क्यों प्रसिद्ध है महनसर? महंत सर? हाँ, महनसर। सॉरी सर नहीं सुना इसके बारे में। झुंझुनू में ही है आपके महनसर तो? सर नहीं सुना इसके बारे में। अच्छा, एक आपने
सोने चांदी की हवेली सुनी है? सर सुनी है। कहाँ है ये? सर याद नहीं कर पा रही कहाँ है, झुंझुनू में है। अच्छा, ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ पर है? सर सिंघाना में, सिंघाना तहसील। कब हुई थी स्थापना इसकी? सर स्थापना वर्ष नहीं याद आ रहा। अच्छा, ये बताएं झुंझुनू जिला कब बना था? झुंझुनू जिला स्थापना हाँ, सर 1730 की। अच्छा, राजस्थान में प्रशासनिक जिला कब बना है? राजस्थान का जिला कब बना? सॉरी सर, इसके बारे में नहीं पता। चलिए, मेरा अंतिम प्रश्न है कि बांगड़ का धनी किसको कहते हैं? बांगड़ का धनी? हाँ, सॉरी सर। ठीक है जी, अतुल सर। जी सीमा जी, जी सर। ओवरऑल तो बढ़िया है, कॉन्फिडेंस लेवल है आपके पास अपने, चूंकि जो आपका फील्ड रहा है इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में आपका फील्ड है, जी सर। तो उससे जुड़ी हर छोटी बड़ी बात बिल्कुल आपको ऐसे पता होनी चाहिए कि आप बहुत आसान शब्दों में दूसरे को समझा दें। ओके सर। तो जितनी इस तरह की आपकी कंपनियां हैं मेडिकल से जुड़ी हुई, वैक्सीन बनाने वाली, और ये जो पूरा सेक्शन है, इसको तो बिल्कुल आप जितना बेहतर कर सकते हैं उतना कर लीजिए। ओके सर। ठीक है, और बाकी महिला है तो दूसरा काम कि वो वीमेन एम्पावरमेंट बताइए। अब आपको वीमेन एम्पावरमेंट के लिए आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है आपको नहीं पता, कितनी बड़ी आपने इसको फील भी किया। सॉरी सर। तो ये जरूरी है चीजें कि ये तो आना ही चाहिए। जी सर। तो थोड़ा सा इन चीजों को तैयार कीजिए। कब है आपका इंटरव्यू? सर सेकंड शेड्यूल में। अच्छा, तो अभी तो टाइम है आपके पास, तो इन चीजों को तैयार कीजिए। बाकी न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़िए तो सिलेक्शन हो जाएगा। ओके सर। जी, थैंक यू सर। जी राजेश सर। जी सीमा जी, जी सर। क्या कमियां नजर आई आपको आज? सर राजस्थान गवर्नमेंट के बारे में स्कीम्स वगैरह ये सब मुझे नहीं पता था, मैंने पढ़ा नहीं, सॉरी सर। कोई बात नहीं। ये देखिए, महिलाओं के बारे में जितनी ज्यादा जानकारी हो किसी भी फील्ड में, जी चाहे सर। करंट में हो, चाहे हिस्ट्री में हो, चाहे आपके बायोडेटा में जो सब्जेक्ट्स हैं, जहां से भी प्रश्न बन सकता है महिलाओं, सबसे पहले तो उसको तैयार कीजिए। ओके सर, फर्स्ट पढ़ूंगी मैं इसको। दूसरा, आप देखिए सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके बॉटनी, जूलॉजी, इनकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। केमिस्ट्री भी रहा आपके पास ग्रेजुएशन में? जी सर। तो इनकी जो कॉमन जानकारी है वो तो होनी चाहिए। जैसे चार्ल्स डार्विन की बुक का नाम आप नहीं बता पाए, है ना? सर बुक स्कूल का में नाम पढ़ी, कभी पढ़ा नहीं। स्कूल में पढ़ाते हैं तो, है ना? अभी कितना समय दे पा रही है आप पढ़ाई को? सर अभी 3 से 4 घंटे। 3-4 घंटे बहुत होते हैं दिन में। अभी समय है तो सभी जानकारियों को देखिए। मेंस में आपने हिस्ट्री भी पढ़ा है, जो भी पढ़ा है उसका बेसिक नॉलेज तो होना ही, ताकि आप जब मेन इंटरव्यू में बैठे तो कोई भी प्रश्न हो उसका उत्तर आप दे सकें। ओके सर। बाकी वर्ड लैंग्वेज बिल्कुल सही है, आपका व्यक्तित्व शांत है, धैर्य है आप में। ठीक है, थोड़ी ज्ञान पक्ष कमजोर है, उसको तो आप पूरा कर ली। जी सर, जरूर। शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी सर। सीमा जी, काफ़ी समय है आपके पास में, और जो जो कमियां सर ने बताई है, दोनों सर ने, उसको तैयार करिए। देखिए, व्यक्तित्व पाठ की बात करेंगे तो आपको देख के लगता है कि आप आरएस अधिकारी हो। थैंक यू सर। आपका एटीट्यूड है, आपका आपकी विनम्रता है, आपका शब्द चयन है, आपकी भाषा शैली है, तो व्यक्तित्व पार्ट में कहीं कमी नहीं है। कमी जो बनती है वो आपके नॉलेज पार्ट में बनती है, और नॉलेज पार्ट अच्छा समय है, कम से कम 8 घंटे पढ़िए अभी। आपके पास
दिन तो जितना हो सके पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा, और उसमें जितने पार्ट्स हैं उनको अच्छा तैयार करिए। राजस्थान करंट पूरा तैयार करिए, राजस्थान का जो आपका झुंझुनू जिला है प्लस राजस्थान पूरा, आर्ट कल्चर ओके सर। की प्रमुख घटनाएं, ज्योग्राफी के प्रमुख पॉइंट्स, वो सब आप तैयार करें। ओके, थैंक यू सर। में भी अनुच्छेद जो अभी वर्तमान घटनाक्रम है उसके सारे अनुच्छेद आपको पता होने चाहिए। तो ओके सर। प्रयास करें कि अनुच्छेद भी याद हो, क्योंकि अनुच्छेद पूछे जाते हैं आपको। इसके ओके सर। जो प्रशासनिक नीति शास्त्र है, एथिक्स है, उसको भी आपको तैयार करना है। जी सर, मैं तैयार करूँगी। नेक्स्ट डेट क्या दिया है आपको? अभी डेट नहीं दिया सर। ठीक है, आप आपका नेक्स्ट टर्म में है ना? हाँ जी सर। ठीक है, हम डिसाइड कर लेंगे बाद में। ओके सर। तो आप 15 दिन कम से कम बढ़िया पढ़ाई करिए। जी सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जी अतुल